हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस कर रहे हैं उसके अंदर हमने पिछली जो क्लासें थी उसके अंदर निबंध हमारे फर्स्ट ग्रेड के अंदर दे रखे थे। एक था कविता क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और दूसरा दे रखा था शीरीष के फूल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का था। दोनों निबंधों को हमने अच्छे से देखा। आज इस क्लास के अंदर हम कहानियों के बारे में देखेंगे कि हमारे जो सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड का उसके अंदर 3 कहानियां ऐड कर रखी है। एक कफन कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद की है, एक हमारे पुरस्कार कहानी है जो जयशंकर प्रसाद की है, और एक यही सच है मन्नू भंडारी की। 3 कहानियां हमारे सिलेबस के अंदर ऐड है और वो तीनों कहानियां हैं उसको हम अच्छे से देखेंगे। हम इस क्लास के अंदर पूरी कहानी को नहीं देखेंगे, हम उन कहानी के जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है वो बनाई जा सकते हैं, लास्ट के अंदर वो क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्योंकि अगर हम पूरी कहानी को वैसा का वैसा ही जिस प्रकार किताब में या गाइड में लिखा हुआ वैसा का वैसा ही देखेंगे तो हमारे सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होगा और क्लास भी आपको बोरिंग जैसी लगेगी। तो हम उन्हीं पॉइंटों पे नजर करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप पूरी कहानी पढ़ना चाहते हो तो वो तो आपको गाइड में भी मिल जाएगी। गाइड में से और किताब में से आपको वो चीजें छांट के रखनी होती है कि एग्जामिनर कहां कहां से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अगर चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो, अभी से लाइक कर दो, फिर आप वीडियो को देखने में लग जाते हो और आपको पता ही नहीं चलता है, तो अभी से आप लाइक कर दो। वीडियो को लाइक जरूर करें, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन डाउट लगता है, कोई गलती नजर आती है तो बिना शर्म संकोच के आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, उसमें जो उचित संशोधन होगा वो किया जाएगा। बिना समय गमाए हम शुरुआत करते हैं कफन कहानी के बारे में। तो जो कफन कहानी है वो हमारे मुंशी प्रेमचंद की है और बहुत ही शानदार कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। तो अब जब मुंशी प्रेमचंद का नाम आया तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में जो सामान्य जानकारी है उसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। वैसे मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा करवा दिया है और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाते वक्त मैंने अच्छे से वहां पर करवाया आपको प्रेमचंद के बारे में भी, फिर भी यहाँ पर एक बार देख लेते। तो लेखक का सामान्य परिचय की बात करें तो जन्म 31 जुलाई 1880 लम्ही गांव वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये प्रेमचंद के जो जन्म महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ये मुख्य मुख्य जो हमारे लेखक है कवि है इनकी जन्म और मृत्यु डेट है आपको दिमाग में अच्छे से सेट रखनी है क्योंकि इनके जन्म और मृत्यु संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मृत्यु की बात करें तो 1936 ईस्वी, तो हमारे सामने 1880 से लेकर 1936 ईस्वी तक जो प्रेमचंद का समय रहा है। 1880 में इनका जन्म हुआ था और 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म इनका लंबी गांव वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। प्रेमचंद को हिंदी का युग प्रवर्तक तथा कथा सम्राट कहा जाता है क्योंकि प्रेमचंद जो साहित्य लिखा उससे पहले का जो साहित्य है वो अलग था। इन्होंने जो कहानियां उपन्यास जो भी लिखा तो उसके अंदर अलग तरह का माहौल था और जो पहले जो लिखे जा रहे थे वो अलग प्रकार के थे। यानी पहले के जो साहित्य लिखा जा रहा था उसके अंदर सिर्फ एक मनोरंजन की बात करें हम, काल्पनिक कथा मनोरंजन था और उन्होंने हकीकत की ओर ध्यान दिया। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, यानी यथार्थ का मतलब हकीकत होता है, तो इन्होंने इसके अंदर आदर्श और जो हकीकत है उनका इन्होंने मिला जुला रूप है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो ये हमारे हिंदी के युग प्रवर्तक माने जाते, यानी युग को चेंज करने वाले। इसीलिए जो हमारी कहानी है उपन्यास है इनके जो कालक्रम है वो प्रेमचंद के नाम पर किए गए हैं। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, ये मोस्ट हो जाती है। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखा करते थे तो नवाब राय के नाम, यानी प्रेमचंद इसका नाम बाद में रखा। पहले ये है वो जो साहित्य में लिखते थे उर्दू में लिखते थे और उर्दू में इन्होंने प्रेमचंद नाम न रखकर नवाब राय नाम से लिखा। प्रेमचंद इनका हिंदी जो लिखा हुआ है, हिंदी के अंदर जो भी कहानियां है उपन्यास उसके अंदर प्रेमचंद मिलता है। इनकी कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 ईस्वी में प्रकाशित, ये उर्दू में लिखा गया था जिसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। यानी 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था सोजे वतन।
जो किसमें था, उर्दू में था, हिंदी में नहीं था, उर्दू में था। और उसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। क्यों जब्त कर लिया? क्योंकि उसके अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना है, यानी राष्ट्र प्रेम की भावना से वो ओतप्रोत था, इसलिए उसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। क्योंकि उससे है वो जनता है, उसमें जागृति आ रही थी, जनता अंग्रेजों के विरोध खड़ी हो रही थी, इसलिए अंग्रेजों ने इसको जब्त कर लिया। उस टाइम शासन क्या था, अंग्रेजों का ही था। तो इसलिए क्योंकि 1907 की बात हो रही है, 1947 में हमारा भारत है वो आजाद हुआ है, तो अंग्रेजों का टाइम था, अंग्रेजों ने इसको जब्त कर लिया, क्योंकि ये स्वतंत्रता की भावना से लिखा गया था। इसके बाद हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखना प्रारंभ किया। जब इन्होंने ये जब्त कर लिया तो उसके बाद में इन्होंने प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी 1916 ईस्वी में पंच परमेश्वर है। मोस्ट हो जाती है ये लाइन। प्रेमचंद की प्रथम जो कहानी है वो 1916 ईस्वी में प्रकाशित है और उसका नाम है पंच परमेश्वर। अंतिम कहानी की बात करें तो कफन, जो हमारे सिलेबस के अंदर एड है, जिसको हम पढ़ेंगे, 1936 ईस्वी में प्रकाशित हो जाती है। तो ये कफन कहानी दो तरह से महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तरह तो वह है कि ये अंतिम कहानी है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, और दूसरी बात हमारे सिलेबस में दे रखी है, तो आपसे पूछा जाएगा कफन कहानी का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में हुआ है। तो ये दो डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। एक तो 1916 ईस्वी में पंच परमेश्वर है जो प्रथम कहानी है, और अंतिम कहानी वो कफन है जो हमारे सिलेबस में है। अंतिम निबंध की बात करें तो महाजनी सभ्यता, इनका अंतिम निबंध है महाजनी सभ्यता, क्योंकि प्रेमचंद ने नाटक है, उपन्यास है, कहानियां, निबंध है, हर तरह के लिखे हैं, तो इनका अंतिम निबंध है महाजनी सभ्यता। आगे देखिए, अंतिम व्याख्यान की बात करें तो साहित्य का उद्देश्य, अंतिम पूर्ण उपन्यास है गोदान। यानी जब हमने उपन्यास के बारे में पढ़ा था तो मैंने बताया प्रेमचंद के जो सारे उपन्यास है उनको क्रम से मैंने बताया, सेवा, प्रेम, रंग का न गबन कर, गोदान, मंगल, इस प्रकार का सूत्र बताया। जब हिंदी साहित्य का इतिहास के बाद में हमने गद्य विदाई पढ़ी थी, तो वहां पर हमने कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, यात्रा, वृतांत सभी के बारे में एक एक क्लास में अलग अलग देखा है। तो वहां पर मैंने बताया था सेवा, प्रेम, रंग का न गबन कर, गोदान, मंगल, ये क्रम से है उनके सारे उपन्यास है, और उसका कोड भी बताया था कि इसका जो प्रकाशन का डेट है वो कैसे हम याद रखेंगे। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा कंप्लीट है, उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, फर्स्ट ग्रेड के नाम से प्लेलिस्ट है। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर वो क्रम से वीडियो आप जाकर उसको अच्छे से देख सकते हो। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 10-15 मिनट 20 मिनट की वीडियो होती है, तो आप दिन में 5-5 6 वीडियो है वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगी। अंतिम अपूर्ण उपन्यास की बात करें तो मंगल सूत्र। अब देखिए, सेवा, प्रेम, रंग का न गबन कर, गोदान, मंगल, मैंने इसे बताया, गोदान, मंगल। तो इससे आपको याद रह जाएगा जो गोदान है उसके बाद में मंगल, तो मंगल सूत्र जो उपन्यास है, गोदान और मंगल सूत्र। तो गोदान इस पे यहाँ पर लिखा अंतिम पूर्ण उपन्यास, यानी अंतिम पूरा किया हुआ उपन्यास गोदान था, और ये अपूर्ण है मंगल, जिसको ये प्रकाशन नहीं करवा सके थे। तो अंतिम अपूर्ण उपन्यास है वो मंगल सूत्र है। प्रेमचंद के साहित्य की मुख्य विशेषता आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, ये इनकी विशेषता है। प्रेमचंद के साहित्य की विशेषता है, आपसे पूछा जाएगा प्रेमचंद की साहित्य की विशेषता है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद या आदर्शवाद, यथार्थवाद अलग अलग ऐसे देंगे, तो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। 1918 से 1936 ईस्वी के समय को प्रेमचंद युग कहा जाता है। 1918 से लेकर, क्योंकि जैसे प्रेमचंद की जन्म की बात करें तो प्रेमचंद का जन्म है वो तो 1880 ईस्वी में हो गया था, 1880, परंतु 1918, क्योंकि उन्होंने जो साहित्य लिखा, ये कह रहा समय के प्रेमचंद युग की बात करें तो 1918 से लेकर 1936, जो ये 18 से 36 जो 18 वर्षों का है वो प्रेमचंद युग कहलाता है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी है, महत्वपूर्ण कहानी है उनका हम देखेंगे। बाकी प्रेमचंद है उन्होंने लगभग 300 के लगभग कहानियां लिखी है। तो देखिए साहित्य इतना बड़ा है, साहित्य को हम पूरा अच्छे से, कोई भी विद्वान हो, इतना ही बड़ा विद्वान हो, साहित्य को पूरा अच्छे से वो नहीं याद कर सकता। सिर्फ हम वही चीजें देखेंगे और वही चीजें याद करेंगे जो एग्जामिनर अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो जैसे 300 कहानियां, तो 300 कहानियां हम याद नहीं कर सकते, क्योंकि अकेला प्रेमचंद ही नहीं है, बहुत सारे साहित्यकार है, तो सभी की अलग अलग उपन्यास है, अलग अलग कहानियां है, ठीक है, तो वो सभी हम याद नहीं कर सकते। तो प्रेमचंद की जो महत्वपूर्ण जो कहानी है उनको हम देख लेते हैं, जो एग्जामिनर अक्सर वहां पर नजर रखता है।
प्रमुख कहानियों में बात करें, कफन जो हमारे सिलेबस में है, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, लॉटरी, माता का हृदय, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, परीक्षा, आप बीती, पंच परमेश्वर, आत्माराम, सवा शेर गेहूं, सुजान भगत, कजाकी, गृहदा, बड़े भाई साहब। तो ये जो महत्वपूर्ण जो कहानियां हैं जिनको आपको दिमाग में रखनी है कि आपसे पूछा जाएगा निम्न में से प्रेमचंद की कहानी नहीं है। ज्यादातर आजकल क्वेश्चन है नहीं वाले पूछे जाते हैं, तो इनमें से जैसे मान लिया कोई भी नाम दे और एक कोई दूसरी कहानी दे, ये जो रचना वाले जो हमारे है, तो ये रचना वाला जो भाग है ना, इन्हीं में से ज्यादातर ये आधुनिक विधाएं हैं, क्योंकि हमारे उपन्यास है, कहानियां, ये हमारे आधुनिक काल की विधाएं हैं। और आधुनिक काल की विधाओं में जो ये रचनाओं जब देते हैं तो सारी रचनाएं याद नहीं होती और यहाँ से ही ज्यादा क्वेश्चन गलत होने की संभावना बनती है। ये सभी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संकलित है। मानसरोवर नाम का एक इनका जो भाग है, जिसे मान लिया वो एक संग्रह है, उसमें जो ये नाम से 8 भागों में है, तो वहां पर ये सभी कहानियां है वो दे रखी है उन 8 भागों में। तो आपसे पूछा जाएगा प्रेमचंद का जो कहानी संग्रह मानसरोवर वो कितने खंडों में, तो वो 8 खंडों में है। ठीक है, अब कफन कहानी है, उसके जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो देख लेते हैं। कफन प्रेमचंद द्वारा रचित कथा संग्रह है। कथा संग्रह है, कथा संग्रह का मतलब इसमें और भी कहानियां ऐड है। कफन है वो एक पूरा कथा संग्रह है, तो याद रखना आपको, कफन कहानी तो है ही है, कफन नाम से कहानी लिखी है, परंतु ये क्या है, कथा संग्रह। इसमें प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन के साथ अन्य 13 कहानियां संकलित है। मोस्ट है ये लाइन, अच्छे से याद रखना है। कफन कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। कफन कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। कफन है वो प्रेमचंद की कहानी भी है और एक कथा संग्रह, जिसके अंदर इसके अलावा, कफन के अलावा क्या है, कफन के साथ अन्य 13 कहानियां भी ऐड है। ये आधुनिक बौद्ध की पहली कहानी है, यही कारण है कुछ विद्वान इसे या प्रतिवादी नहीं, प्रगतिवादी है, ठीक है, प्रगतिवादी कहते हैं। प्रगतिवादी का मतलब क्या हुआ, हमने पढ़ा है प्रगतिवाद जो हमारे साहित्य की बात करें, साम्यवाद, ठीक है, मार्क्सवाद, राजनीति के अंदर जो मार्क्सवाद है वही हमारा हिंदी के अंदर प्रगतिवाद है। साम्यवाद, प्रगतिवाद, मार्क्सवाद ये एक ही है। तो वो सर्वहारा वर्ग और जो हमारे, एक तो अत्याचार करने वाला और एक अत्याचार को सहने वाला, तो ये 2 वर्ग बटे हुए थे और उनको ध्यान में रखकर वहां पर जो साहित्य लिखा गया वो सारा प्रगतिवाद के अंदर आता है। तो ये कह रहा है ये आधुनिकता बोध की कहानी है, पहली कहानी है, यानी वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद था, परंतु यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आधुनिक जो ढंग है उसकी कहानी, यही कारण है कुछ लोग विद्वान इसे प्रगतिवादी। तो प्रेमचंद की जो कफन कहानी है उसको विद्वान कैसी कहानी मानते, तो प्रगतिवादी, मार्क्सवादी या साम्यवादी कहानी मानते हैं। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, इंद्रनाथ मदान ने क्या लिखा है, कहानी जिस सत्य को उजागर करती है, कहानी जिस सत्य को उजागर करती है वह जीवन के तथ्य से मेल नहीं खाता। कफन प्रेमचंद की जिंदगी के उस बिंदु से जुड़ी हुई कहानी है जिसके आगे कोई बिंदु नहीं होता। तो ये जो परिभाषाएं दे रखी है इन्होंने, तो ये मोस्ट हो जाती है। आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की जो परिभाषा है, तो ये परिभाषा देखकर पूछ लेगा, या ये परिभाषा देखकर पूछेगा ये किस विद्वान की है, तो ये परिभाषा आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। डॉक्टर वचन सिंह, ये उनके जीवन का ही कफन नहीं सिद्ध हुई, बल्कि उनके संचित आदर्शों, मूल्यों, आस्थाओं और विश्वासों का भी कफन सिद्ध हुई। अब मैंने आपको इन परिभाषाओं को याद करने के लिए भी एक छोटी सी ट्रिक बताई है कि जितनी भी जो परिभाषाएं, चाहे आपके हिंदी साहित्य में हो, मनोविज्ञान में हो, राजनीति में हो, इतिहास में हो, सब जगह यहाँ पर ये परिभाषाएं है। तो इनको याद करने के लिए पूरी परिभाषाएं हम अच्छे से याद नहीं कर सकते, तो इनमें से आप कुछ शब्द पकड़ लीजिए और उन शब्दों को इसके साथ अटैच कर लीजिए। जैसे डॉक्टर वचन सिंह है तो आदर्शों, मूल्यों या आस्थाओं, आदर्शों, मूल्यों या आस्थाओं, वचन सिंह, तो ऐसे जो पॉइंट है वो पकड़ लीजिए और उसके साथ में ऐड कर लीजिए, तो आपको याद करने में सुविधा हो। डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने दिए, कफन हिंदी की सर्वप्रथम नई कहानी है, वह पूर्णतः आधुनिक है क्योंकि उसमें न तो प्रेमचंद का जाना पहचाना आदर्शोन्मुख है, जो पहले का है आदर्शोन्मुख है, आगे है, और यथार्थ
वाद है, न कथानक संबंधी पूर्ववर्ती धारणा है, न गड़े गड़ाए इंस्ट्रूमेंटल जैसे पात्र है, न कोई परिणति, न चरम सीमा, न छिछली भावुकता और अति रंजना, और न कोई सीधा संप्रेष्य वस्तु। वह लेखक के बदले हुए दृष्टिकोण और कहानी की बदली हुई संरचना का ठोस उदाहरण है। कहने का मतलब प्रेमचंद ने जो पहले कहानियां लिखी है उसके हिसाब से ये नहीं है, इसमें सारी चीजें हैं वो एक अलग तरीके से पेश की गई है। अब देख, प्रेमचंद की अंतिम कहानी एक यथार्थवादी कहानी है, ये मोस्ट है लाइन प्रेमचंद की। जैसे मान लिया प्रेमचंद के बारे में आपको अच्छे से पता है कि प्रेमचंद ने जो भी साहित्य लिखा है, प्रेमचंद की जो विशेषता है वो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। परंतु वहां से पूछा जाएगा कफन कहानी वो किस तरह की कहानी है, तो यथार्थवादी है, आदर्शवादी है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी अलग अलग। तो ये यथार्थवादी है, यथार्थ का मतलब हकीकत, हकीकत, तो ये हकीकत पर आधारित कहानी है। तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, अंतिम कहानी कौन सी है, कफन है, तो वो यथार्थवादी है। ठीक है, तो ये आपको फर्क है वो अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद प्रेमचंद की विशेषता, तो उसी प्रकार आप ये कर दो, तो ये सिर्फ यथार्थवाद पे निर्भर करती है। कफन मूलतः उर्दू में लिखी गई थी, शुरुआत में जब लिखी गई थी तो उर्दू में लिखी गई थी, तथा 1935 में जामिया उर्दू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1935 में कौन से, 1936 की बात करें तो 1936 के अंदर तो ये हिंदी में प्रकाशित हुई थी। दूसरी बात, प्रेमचंद ने जो पहले उर्दू में लिखा तो उर्दू में ये जामिया नाम का एक पत्र है या पत्रिका है, उसमें प्रकाशित हुई थी। 1936 ईस्वी में हिंदी कहानी के रूप में ये चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो अब हमारे सामने दो पत्र आ जाते हैं, एक होता है जामिया और दूसरा होता है चांद। जामिया वो उर्दू का पत्र है जिसमें जो कफन कहानी है वो उर्दू में 1935 में प्रकाशित हुई थी, और 1936 में चांद नाम का जो पत्र है उसके अंदर ये प्रकाशित हिंदी में हुई थी। तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर तीन जो पात्र है वो महत्वपूर्ण है, तीन जो पात्र है वो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इन्हीं के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। एक है घीसू जो पिता है, घीसू नाम का है वो पिता है। एक है माधव जो घीसू का पुत्र है। तो घीसू और माधव पिता पुत्र हो गए, घीसू पिता है, माधव पुत्र है। और बुधिया नाम की एक औरत है जो माधव की पत्नी है। ये तीन पात्र है जो इसके अंदर महत्वपूर्ण है, और सारी कहानी इन्हीं के चारों ओर घूमती है, इन्हीं को मुख्य बनाया गया है, इन्हीं के आधार पर ये कहानी है वो लिखी गई है। अब कहानी को हम प्रारंभ करते हैं। कहानी का प्रारंभ होता है, कहां से होता है, आपसे पूछा जाएगा कि कहानी का प्रारंभ कहां से हो रहा है। तो झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए, ये लाइन देखकर पूछेगा, यानी फिर दूसरी लाइन दे देगा, तीसरी लाइन दे देगा। तो ये लाइन है कि जो कहानी का प्रारंभ है वो यहां से हो रहा है। ठीक है, तो झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए। जिस प्रकार सिटियों में तो नहीं है, पर ग्रामीण जो एरिया है वहां पर हम देखते हैं कि जब चूल्हा होता है ना, उस चूल्हे के सामने हम थोड़ा सा जो इसको बोलते हैं ना राख, जो गर्म राख होती है जिसके अंदर कोयले भी होते हैं, उसको थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं और सर्दियों में उससे हम आग तापते हैं। वो ये कह रहा अलाव, आग तापते हैं, सामने चुपचाप बैठे हुए और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया परसों वेदना से पछाड़ खा रही है। देखिए, ये दोनों बाप बेटे हैं, वो झोपड़े के बाहर है, वो बैठे हुए हैं, और अंदर जो है वो झोपड़ा कमरा नहीं है, उस झोपड़े के अंदर है वो उनकी जो एक बुधिया, बुधिया कौन है, जो माधव की पत्नी है, वो परसों पीड़ा यानी उसको कुछ डिलीवरी होने वाली है माने। ठीक है, तो उसके कारण वो है परसों पीड़ा की वेदना से पछाड़ खा रही है, यानी उसको वो दर्द हो रहा है परसों पीड़ा का। जाड़े की रात थी, जाड़े का मतलब होता है सर्दी। ठीक है, तो रात कैसी थी, सर्दी की थी, जाड़े की रात थी, और जाड़े का मतलब वो जो भयंकर सर्दी होती है ना, वो तो जाड़े की रात थी। आपसे पूछा जाएगा उस दिन किस तरह की रात थी, गर्मी की थी, सर्दी की थी, जाड़े की थी। तो सर्दी में भी जाड़े की आई तो आपको सर्दी से हटकर जाड़े की करना है। ठीक है, जब बाप निसंग भाव से कहता है कि वह बचेगी नहीं, जब बाप निसंग भाव से कहता है वो बचेगी नहीं, तो माधव चिढ़कर उत्तर देता है कि मरना है तो जल्दी ही क्यों नहीं मर जाती, देख कर भी वह क्या कर लेगा।
यानी बाप बेटे दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, दोनों के बीच में संवाद हो रहा है, तो दोनों बातें कर रहे हैं, तो क्या कह रहा है बाप, बाप कौन है यहाँ पर, घीसू है, और बेटा कौन है, माधव है। तो बाप जो घीसू है वो कह रहा है कि वो इस प्रकार जिस हालत में है उस हालत में वो बचेगी नहीं। तो उसको गुस्सा आता है किसको, माधव को। माधव क्या कहता है, अगर बचेगी नहीं और उसको मरना ही है तो वो जल्दी मरे, देर किस बात की कर रही है। तो देखो कितने निर्दयी है दोनों। या इनकी माध्यम से जो लेखक है प्रेमचंद, वो उस टाइम का माहौल हमारे सामने पेश कर रहा है। और मैंने आपको पढ़ाया भी है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कविता क्या है, कविता क्या है, तो कविता वो है कि जिसे कवि के हृदय में जो भाव पैदा होता है, वो भाव अगर कवि या लेखक दूसरे जो पढ़ने वाले या सुनने वाले के हृदय में वो भाव पैदा करते हैं, तो इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा उस टाइम का जो माहौल है, उस टाइम का जो दृश्य है, वो उस टाइम का वातावरण हमारे जहन में गूंज उठता है, हमारे जहन में वो आता है। तो ये कह रहा है कि इतनी लाचारी है क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं है, दीनहीन इनकी स्थिति है, ये उनको डॉक्टर को ले जाकर दिखा नहीं सकते, तो ऐसी कंडीशन है, इसलिए ये दुखी होकर कह रहे हैं कि उसको मरना ही है तो वो जल्दी मरे। इस औरत ने घर को एक व्यवस्था दी थी, यानी आज ये जो कह रहे हैं ना ये जल्दी मरे, तो इनकी स्थिति ऐसी थी कि दोनों इनकी, जैसे मान ली बात करें माधव, तो माधव है उसकी माँ और घीसू की पत्नी, उसकी मृत्यु कुछ समय पहले हो गई थी, तो उसकी मृत्यु होने के बाद में ये दोनों अकेले ही रहते थे, घीसू और माधव। अब जब इनकी शादी हुई तो ये औरत जब आई तो एक घर में एक नई व्यवस्था दी थी, इन्होंने इस घर को एक व्यवस्थित किया था। तो इस औरत ने घर को एक व्यवस्था दी थी, आकाशवर्ती पर जिंदा रहने वाले बाप बेटे के लिए भुने हुए आलुओं की कीमत उस मरती हुई औरत से ज्यादा है, मोस्ट हो जाती है। आकाशवर्ती का मतलब आकाश से कुछ टपक जाएगा बिना मेहनत के, आकाश से कुछ टपक जाएगा। तो आकाशवर्ती पर जिंदा रहने वाले बाप बेटे के लिए भुने हुए आलुओं की कीमत उस मरती हुई औरत से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो अलाव ताप रहे थे, जो गर्म राख के पास में ये बैठे हुए थे, तो उस गर्म राख में कुछ आलू लेकर आए थे, वो आलू ये उबाल रहे थे, उसमें ढके हुए थे राख में, कि भाई ये जब गर्म हो जाएंगे, ये पक जाएंगे तो हम खा लेंगे। अब दोनों को डर क्या था, बाप कह रहा है उस बेटे से कि तू अंदर जाकर उसको देख के आ कि वो किस हालत में है, क्या कर रही है। तो बेटे को डर है किस बात का, कि अगर मैं देखने के लिए जाऊंगा अंदर झोपड़े में तो बाहर जो आलू है उन आलूओं को है वो मेरा बाप खा जाएगा, घीसू है वो खा जाएगा। तो ये कह रहा है कि आकाशवर्ती पर जिंदा रहने वाले बाप बेटे के लिए भुने हुए आलूओं की कीमत उस मरती हुई औरत से ज्यादा है। अब देखिए उसकी क्या स्थिति है, उस टाइम इतने दीन दशा में है वो कि 2-4 आलू के चक्कर में वो अगर मर रही है तो उसकी कीमत, आलूओं की कीमत है उससे ज्यादा है, वो उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो देखिए आजादी से पहले किस प्रकार की स्थिति थी हमारे भारत की, प्रेमचंद ने उस हकीकत को हमारे सामने किया है। उनमें कोई भी इस डर से उसे देखने नहीं जाना चाहता कि उसके जाने पर दूसरा आदमी सारे आलू खा जाएगा। घीसू को 20 साल पहले हुई ठाकुर की बारात याद आती है। घीसू को कौन सी बारात याद आती है, ठाकुर की बारात। कितने साल पहले की बात है, वो 20 साल पहले की है। यहाँ से इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाएंगे, एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो घीसू को 20 साल पहले हुई ठाकुर की बारात याद आती है, कब, जब वो आलू खा रहे। तो अब देखिए आलू है, आलू में ना नमक है ना मिर्च है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उबले हुए आलू है। तो उसमें आलू में वो खा रहे हैं और उस आलू के साथ में स्वाद किसका ले रहे हैं, उस ठाकुर वाली बारात का, उस ठाकुर वाली बारात। उसमें किस प्रकार की भोजन व्यवस्था थी उसको याद करके वो आलू खा रहे थे, उनको टेस्ट आलू का नहीं आ रहा है, उस भोजन का आ रहा है। तो देखिए यीशु को 20 साल पहले हुई ठाकुर की बारात याद आती है। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला, लोगों ने ऐसा खाया किसी से पानी न पिया गया। कहने का मतलब जो घीसू है वो कह रहा है कि 20 साल पहले मैं एक ठाकुर की बारात में गया था, वहां पर इस प्रकार का भोजन था कि लोगों ने इतना खाया कि फिर उसके पेट में जगह ही नहीं बची कि अब पानी भी पिया जाए। तो इस कहानी को वो याद करते जो एक 20 साल पहले की है, और उसको याद करते हुए वो उस आलूओं को खा रहे, तो उसको स्वाद है वो ये आ रहा है।
आगे देखो, प्रेमचंद लिखते हैं और बुधिया अभी करा रही थी, यानी ये आराम से बातें कर रही है, आलू खा रही है, और बुधिया है वो अंदर कहा रही थी। इस प्रकार ठाकुर की बारात का वर्णन अमानवीयता को ठोस बनाने में पूर्ण सहायता करता है। कितनी गहरी बात कही है कि देखिए, अंदर वो प्रसव पीड़ा से व्यथित है, ठीक है, वो चिल्ला रही है, करहा रही है, और यहाँ पर ठाकुर की बारात यानी ये जो खाने की बातें कर रही है, मस्त हो रही है, उसमें टहका लगा रही है, तो अमानवीयता को ठोस बनाने में पूरी सहायता कर रही है। यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कौन सी बात है जो अमानवीयता को ठोस बनाने में पूरी सहायता कर रही है? तो वो है ठाकुर की बारात। कफन एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कहानी है जो शर्म के प्रति आदमी में हतोत्साह पैदा करती है। कफन कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जो शर्म के प्रति आदमी में हतोत्साह पैदा करती है, क्योंकि उस शर्म की कोई सार्थकता उसे नहीं दिखाई देती, क्योंकि जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उसकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं थी। कफन कहानी में लिखा है प्रेमचंद ने कि ये जो दोनों लोग हैं ना, कौन, घिसू और माधव, बिल्कुल मेहनत करने वाले नहीं थे, आराम से घर में बैठे हुए रहते, कहीं से कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता उसको खाकर ये आराम करते थे। अब इनके द्वारा प्रेमचंद क्या कहना चाह रहा है कि इनसे जब पूछा गया कि आप कामचोर हो, आप मेहनत नहीं करते हो, तो इनकी विचार है कि उस टाइम ऐसी स्थिति थी कि जो मेहनत करने वाले हैं ना, वो भी इनसे अच्छे नहीं थे, जो रात दिन मेहनत करते। तो ये कह रहे हैं कि मेहनत करके क्या करेंगे, जब मेहनत करने वाले ही ऐसे ही है भाई, वो भी लखपति नहीं हुए, तो हम मेहनत करके क्या करेंगे, वही 2 टाइम खाना खा रहे हैं और वो अपना गुजारा चला रहे, तो वही हम कर रहे हैं। तो ये कह रहा है दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे। तो जो जमींदार थे, सेठ साहूकार थे, उन पे इन्होंने कटाक्ष किया है प्रेमचंद ने कि जो किसान है, जो रात दिन मेहनत करता है, अच्छी फसल पैदा करता है, उनकी कंडीशन उनसे ज्यादा बेहतर थी। जो कौन थे, जो सेठ साहूकार थे, वो ज्यादा बेटर थे, क्योंकि वो तो कुछ मेहनत ही नहीं करते थे, और आज भी स्थिति वही है, किसानों की स्थिति बदतर है, और जो सेठ साहूकार है, जो बढ़िया लोग हैं, उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी है। वहां इस तरह की मनोवर्ती का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। प्रेमचंद ने कहा है कि वहां पर जैसे ऐसा माहौल है, उस माहौल में अगर घिसू और माधव दोनों उस पीड़ा से जो दुख सहन कर रही है, उस औरत की ओर ध्यान न देकर अगर वो मजे ले रहे हैं उस बारात के, तो ऐसी जो उनके अंदर मनोवर्ती का मतलब उसके जो मन के जो विचार है, ऐसी भावना अगर पैदा हो, तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे माहौल में ऐसी ही बातें होगी, क्योंकि पहले आदमी स्वार्थी है, खुद के बारे में सोचता है, उसके बाद में वो दूसरों के बारे में सोचता है। ठीक है, तो ये तो कहानी का जो एक मोटा मोटा रूप था जो हमने देखा। अब इसके बाद में कहानी का जो मूल सारांश है वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे, और फिर उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर वो भी देखेंगे। कल वाली जो क्लास है उसके अंदर इस कफन कहानी को हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए, जो फायदा आपको मिले अपने दोस्तों को भी मिल सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो लाइक भी कर ले। प्यारा सा कमेंट करे कि आपको किस प्रकार ये लगी कहानी, किस प्रकार लगा मेरी पढ़ाने का तरीका, तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।